हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 शुरू करने वाले हैं मेटलर्जी का। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको आयरन की और कॉपर की और लेड की मेटलर्जी बताई थी। आज इस लेक्चर में हम लोग है ना और कुछ मेटल्स की मेटलर्जी देखेंगे। शुरुआत करेंगे जिंक से। तो लेक्चर 7 कह रहा हूं मैं इसको, लेक्चर 7 एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। तो जिंक मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या मेटलर्जी होती है। पहली चीज क्या, इनके जो मेन ओर्स हैं वो क्या होंगे, मेन ओर्स। तो जिंक के मेन ओर्स जो हैं वो मैंने पहले आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। जिंक के दो मेन होते हैं, जिंक ओर होते हैं, जिंक ब्लेंड और कैलामाइन, ठीक है। ZnS जो है वो जिंक ब्लेंड हो जाएगा, जिंक ब्लेंड, और कैलामाइन हो जाएगा जिंक कार्बोनेट, ठीक है। ZnCO3 को हम लोग कैलामाइन कहेंगे, कैलामाइन कहा जाएगा, ठीक। तो अब ये दो मेन ओर हैं, तो दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जिंक सल्फाइड भी, जिंक कार्बोनेट भी। हाँ, अंतर ये है कि जैसे अगर हम जिंक सल्फाइड यूज करेंगे तो पहला स्टेप होगा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है। दूसरा स्टेप हो जाएगा फ्रोथ फ्लोटेशन, तीसरा हो जाएगा कि सल्फ्यूराइज्ड ओर है तो तीसरा हो जाएगा रोस्टिंग, चौथा हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। अगर और पांचवा रिफाइनिंग। अगर इसको यूज करेंगे तो स्टेप्स बदलेंगे। क्रशिंग ग्राइंडिंग इसमें भी होगा, लेकिन है ना, क्रशिंग ग्राइंडिंग के बाद सेकेंड स्टेप फ्रोथ, इसमें फ्रोथ फ्लोटेशन था, इसमें हो जाएगा हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। हाइड्रोलिक वॉशिंग कर देंगे। थर्ड स्टेप इसमें होता है रोस्टिंग, और ये चूंकि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है इसलिए इसमें हो जाएगा कैल्सिनेशन। और फिर चौथा स्टेप दोनों में सेम है, रिडक्शन होगा, और पांचवा स्टेप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होगा। तो दोनों में से कोई भी और आपको मिल जाए तो आप सारे स्टेप्स लिख सकते हैं, क्योंकि आपने चीजों को समझा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां पर चलिए मेन और जिंक ब्लेंड लेके चलता हूं। अब मैं जिंक ब्लेंड अगर और लेके चलूंगा तो इसका पहला स्टेप क्या हो जाएगा, पहला स्टेप होगा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग जो होता है वो जॉ क्रशर से होता है, और ग्राइंडिंग जो है वो स्टैंप मिल या बॉल मिल से होगा। तो स्टेप 1 जो हो जाएगा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ये पहला स्टेप हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 भी मैंने आपको पहले बहुत डिटेल में पढ़ाया है, शायद सेकेंड या थर्ड लेक्चर में। स्टेप 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा, चूंकि सल्फ्यूराइज्ड ओर है इसलिए फ्रोथ फ्लोटेशन इसका सेकेंड स्टेप हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में जिंक को रोस्ट किया जाएगा। जिंक सल्फाइड को रोस्ट करेंगे, सल्फ्यूराइज्ड ओर है तो यहां पे हम रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जिंक सल्फाइड जो ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। तो रोस्टिंग जो होती है कुछ इस तरह से होगी, जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन विल चेंज इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। SO2 गैस जो है वो एस्केप कर जाएगी, यहां से उड़ जाएगी, ठीक है। तो ट्वाइस, ठीक है। और यहां पे आपका ट्वाइस है, ट्वाइस जिंक ट्वाइस सल्फर, तो ये 4 और 2 है ना, 6, 3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है, रोस्टिंग हो जाती है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि ये रोस्टिंग जो है इसको इज डन अबव 1200 केल्विन, ठीक है। इसको 1200 केल्विन के ऊपर करता है। ऐसा इसलिए, कई बार ऐसा होता है कि जिंक सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फेट बना देता है ना, जैसे जिंक सल्फाइड है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फेट बना देगा, जिंक सल्फेट। तो 1200 डिग्री सेल्सियस पे ये जो सल्फेट है ये वापस जो है डिकम्पोज कर जाता है, ठीक है, डिकम्पोज कर जाएगा और SO2 में चेंज कर जाएगा, ठीक है। जिंक सल्फाइड जो है SO2 में चेंज कर जाएगा, साथ में इसके ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी, O2 गैस भी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको 1200 केल्विन पे हीट करते हैं, रोस्टिंग करते हैं इसकी, ठीक है, ताकि जिंक सल्फाइड अगर बन भी जाए तो वो चीज जो है फाइनली डिकम्पोज कर जाए। तो आप देख सकते हैं कि स्टेप नंबर 3 में हम लोगों को जिंक ऑक्साइड मिल गया है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड मिल गया। अब हमें इसका रिडक्शन करना है स्टेप नंबर 4 में। तो याद रखिए जिंक ऑक्साइड की जो रिडक्शन है वो हम स्मेल्टिंग के थ्रू होता है, स्मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू होता है, यानी इसमें हम कार्बन डालते हैं और कार्बन से रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेप नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका, स्टेप नंबर 4 हो जाएगा जिंक ऑक्साइड
produced in step 3 is reduced by carbon, है ना. प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग कहते हैं, और कार्बन से ये रिड्यूस हो जाता है. बड़ा सिंपल प्रोसेस है. जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन चेंजेस इनटू जिंक प्लस CO. ध्यान इस बात का रखना है कि जो ये हीटिंग हो रही है, जो भी स्मेल्टिंग हो रहा है, ये जिस टेम्परेचर पे हो रहा है उस टेम्परेचर को जिंक के मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर होना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि जिंक के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही जिंक बनेगा वो तुरंत वेपराइज कर जाएगा और डिस्टिल होकर कहीं और उसको रैपिड चिलिंग करके हम ठंडा करके वापस जिंक पा सकते हैं. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है. ये थोड़ा सा टिपिकल है इसके जिंक की मेटलर्जी में. क्या तो मैं यहां पे लिख देना चाहता हूं कि the reduction is done at temperature. The reduction is done at temperature above boiling point of zinc, so that zinc produced is vaporized. ये वेपराइज कर जाता है, vaporized and is distilled and regained by rapid chilling. बहुत रैपिड चिलिंग, बहुत जल्दी ठंडा कर देते हैं अचानक, तो जिंक आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो ये आपका स्टेप नंबर 4 हो गया. और यहां आपको जिंक, प्योर जिंक मिलेगा, क्योंकि आप डिस्टिलेशन में और कुछ वेपराइज करेगा नहीं, जिंक वेपराइज करेगा, उसको अचानक आप ठंडा करके दूसरी जगह पा सकते हैं. स्टेप नंबर 5 क्या होगा? जो यहां जिंक मिला आपको, ठीक है, जो भी जिंक आपने स्टेप नंबर 4 में पाया है वो जिंक की रिफाइनिंग जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हो जाएगी, जिसके बारे में मैं अगले लेक्चर में बातचीत करूंगा. रिफाइनिंग प्रोसेस सारे समझाऊंगा. ठीक है, तो याद रखिए इसके यहां पे आते हैं zinc which we get in step 4 is further purified by electrolytic refining. ठीक है, तो ये जो है आपका इस तरह से जिंक का एक्सट्रैक्शन होता है. मैं हल्का सा एक बार रिव्यू कर दूं मैं इसको कि जिंक के एक्सट्रैक्शन में मेन और जिंक ब्लेंड और कैलामाइन होते हैं. ठीक है, अगर जिंक ब्लेंड लेते हैं तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करने के बाद, चूंकि सल्फाइड हो रहा है इसलिए फ्लोटेशन किया, और चूंकि सल्फाइड हो रहा है इसलिए रोस्टिंग की. रोस्टिंग 1200 डिग्री से ऊपर करना चाहिए, ताकि अगर गलती से भी जिंक सल्फाइड जो है सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो आसानी से क्या कर जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा. स्टेप नंबर 4 में जिंक ऑक्साइड जो बना है उसको हम लोग कार्बन डाल के रिड्यूस कर देते हैं. ठीक है, कार्बन डाल के रिडक्शन कर देते हैं, इसका रिडक्शन कर देते हैं. और जो भी रिडक्शन होता है हम कोशिश करते हैं कि रिडक्शन प्रोसेस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक से ऊपर हो, ताकि जिंक जैसे ही बने वो वेपराइज हो जाए. डिस्टिलेशन करके हम जिंक को कहीं और रैपिड चिलिंग के थ्रू ठंडा करके जिंक पा जाते हैं. और लास्टली जो जिंक मिलता है उसकी हम लोग प्यूरिफिकेशन जो है, फाइनल प्यूरिफिकेशन जो है, रिफाइनिंग, वो हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से करते हैं. ठीक है, तो ये आपका जिंक का एक्सट्रैक्शन हो गया. आइए अब टिन का एक्सट्रैक्शन देखते हैं. एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन. टिन का जो मेन ओर है ना, मेन ओर वो होता है कैसिटराइट. कैस्टराइट जो होता है इसमें SnO2 के अलावा, देखिए SnO2 के अलावा कुछ अर्दली इंप्योरिटीज, यानी मिट्टी वगैरह होती है, अर्दली इंप्योरिटीज होती हैं. ठीक है, इसके बाद इसमें वुल्फ्रामाइड भी पाया जाता है, FeWO4 प्लस MnWO4, ये वुल्फ्रामाइड हो जाएगा. ठीक है, और इसके अलावा आर्सेनिक, सल्फर और एंटीमनी भी पाया जाता है.
और साथ साथ पायराइड भी पाया जाता है ना, CuS और FeS भी पाया जाता है, तो कंबाइंड रूप से CuFeS2 भी कहा जाता है। तो इतनी चीजें कैसिटराइट में पाई जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको मैं पहले एक ओवरव्यू दे देता हूं कि हम करने क्या वाले हैं। ये चीज जो है, अर्दली इंप्यूरिटीज जो है वो वॉशिंग से चली जाएगी, वॉशिंग से जाएगी। इनको हम मैग्नेटिक सेपरेशन से रिमूव करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन से रिमूव करेंगे। ये वोलेटाइल इंप्यूरिटीज जो है वो रोस्टिंग से चली जाएगी, और ये जो पायराइड्स हैं इनको रोस्टिंग के साथ साथ लीचिंग भी करना पड़ेगा, पानी से, पानी में घुल जाते हैं ये, और तब आपको जो फाइनली मिलता है उसको हम लोग ब्लैक टिन कहते हैं। ठीक है, तो ये सब करने के बाद हमें ब्लैक टिन मिलता है। ब्लैक टिन जो है वो 60 से 70% SnO2 होता है। ठीक है, तो आइए इसके डिटेल में जाते हैं। मैं सारी चीजें लिस्ट कर देता हूं यहां पे। पहली चीज, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 होगा कि ओर को आप क्रश और ग्राइंड करने के बाद धो दीजिए ताकि उसकी अर्दली इंप्यूरिटीज निकल जाए। तो इन द फर्स्ट स्टेप वी क्रश द ओर and is washed in running water to remove earthly impurities, ठीक है, earthly impurities को रिमूव करते। तो ये जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है वो मैंने शब्दों में वहां लिख दिया। दूसरी चीज, मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर से मैंने बताया कि जब भी ओर मैग्नेटिक हो और इंप्यूरिटी नॉन मैग्नेटिक हो या वाइस वर्सा हो, उसका उल्टा हो, तो आप मैग्नेटिक सेपरेशन लगाते हैं। याद रखिए, वुल्फ्रामाइट ओर जो होता है, आयरन टंगस्टेट और मैंगनीज टंगस्टेट दोनों जो है मैग्नेटिक होते हैं, इसलिए हम इनको मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा? स्टेप नंबर 2 है द वुल्फ्रामाइट present in cassiterite is removed by magnetic separation right? magnetic separation is removed by magnetic separation because wolframite, which is of course impurity, is magnetic in nature, ये मैग्नेटिक होता है नेचर वाइज। तो इसको हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 2 हो गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या? चूंकि ये ऑक्साइड ओर भले ही है, ठीक है, ऑक्साइड ओर का कैल्सिनेशन होता है, पर इसका कैल्सिनेशन करके कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ पे रोस्टिंग कैल्सिनेशन करके ये डिकम्पोज नहीं करेगा क्योंकि ऑक्साइड तो है ही है खुद ही। हम स्टेप नंबर 3 में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। तो ऑलरेडी ऑक्साइड है, तो यहाँ पे हमें कैल्सिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन रोस्टिंग कैल्सिनेशन रोस्टिंग ओर के लिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओर जो है वो ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है। हम यहाँ रोस्टिंग इस वजह से करते हैं ताकि ये जो वोलेटाइल इंप्यूरिटीज हैं वो रिमूव हो जाएं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में हम ओर को रोस्ट करते हैं। तो रोस्ट करने से क्या होता है, जितनी वोलेटाइल इंप्यूरिटीज हैं वो सारी की सारी जो है रिमूव हो जाती है, स्पेशली सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, ओर इज रोस्टेड इन रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर, supply of air to remove volatile impurities volatile impurities को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यानी इसमें जितना सल्फर होगा वो रोस्टिंग के समय SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और वेपराइज कर जाएगा। जितना आर्सेनिक होगा वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके AH2O3 में चेंज कर जाएगा। यहां 4 हो जाएगा, सॉरी 4 AH2O3 में चेंज, आर्सेनिक ऑक्साइड भी वोलेटाइल होता है, उड़ जाएगा। ऐसे ही एंटीमनी के साथ भी सेम यही चीज हो जाएगी और
एंटीमनी का ऑक्साइड जो है वो भी उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो रोस्टिंग में ये भी उड़ गए। तो आपने देखा कि यहाँ पे जितनी भी वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं, चाहे वो आर्सेनिक हो, चाहे सल्फर हो, चाहे एंटीमनी हो, वो रोस्टिंग से है ना वेपराइज कर जाएंगे और आपको इनसे निजात मिल जाए। अब बचता है पायराइट। पायराइट के साथ क्या होता है, पायराइट को भी हम रोस्ट करते हैं। पायराइट की जब रोस्टिंग होगी तो वो सल्फेट्स में चेंज कर जाते हैं और ये सल्फेट जो है वो पानी में घुल जाते हैं। आयरन FeS जो कभी कभी ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, तो वो भी आप जब पानी से धोते हैं तो वो भी आपका रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखना चाहता हूं क्या, नेक्स्ट चीज क्या, द पायराइट्स जो है ना, द पायराइट्स आर फर्स्ट pyrites of copper and iron. Copper and iron are first roasted to convert them into respective sulfates एंड ऑक्साइड्स। कैसे, तो ये कैसे होता है, ये होगा ऐसे, क्या CuS जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CuSO4 बना देगा, CuSO4 बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही FeS जो है वो भी ऑक्सीजन से कंबाइन करके FeSO4 बन जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये ऑक्साइड बना दे। ठीक है ना, ऑक्साइड बना दे। ठीक है, ऑक्साइड बन जाए तो होता क्या है, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, ऑक्साइड बन जाए। तो अब इन दोनों को, ये जो दोनों लोग हैं, ये जो सल्फेट है, आपको पता है कि सल्फेट्स जो हैं वो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको तो हम जब वॉश करेंगे तो ये पानी में घुल जाएंगे और बह जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो आपको कॉपर और आयरन से और कॉपर और आयरन से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं द सल्फेट्स आर रिमूव्ड बाय washing with water in which these sulfates dissolve, this sulfate dissolves। ठीक है, तो ये जो है, ये सल्फेट जो है डिसॉल्व कर जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं। अब बात बची FeO की। FeO का क्या होगा, तो FeO डिसॉल्व नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इसको रनिंग वाटर में, आप जब इसको रनिंग वाटर से ट्रीट करेंगे तो FeO जो है वो भी आपका है ना बाहर निकल जाएगा, बह जाएगा, धुल जाएगा। तो FeO इज रिमूव्ड by treating the residue, जो अभी रोस्टिंग का रेसिड्यू है, रेसिड्यू with flowing water, residue in flowing water which removes FeO। रुक दो। अब यहां पे स्टेप नंबर 4 हमारा हो गया है और हमें लास्ट में यहां पे सारी चीजें निकल गई, सारी इंप्योरिटीज मैंने हटा दी। ठीक है, पहली इंप्योरिटी जो है ना वॉशिंग से हटी। ठीक है, दूसरी इंप्योरिटी जो है वो मैग्नेटिक सेपरेशन से हटी। तीसरी जो है रोस्टिंग करके वोलेटाइल इंप्योरिटीज हट गई। कुछ ऐसी थी जो रोस्टिंग करने पे भी वोलेटाइल नहीं थी, तो उनको हमने पानी में घोलकर अलग कर लिया। अब इस स्टेप के लास्ट में जो आपको मिलता है उसको हम लोग ब्लैक टिन कहते हैं, जो 60 से 70% टिन ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो आफ्टर दिस स्टेप, in the end of this step, in the end of this step, we get black tin which is 60 to 70% tin oxide, SnO2। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखिएगा, इस नाम को याद रखिएगा। ब्लैक टिन में टिन नहीं होता है, टिन ऑक्साइड होता है, कंफ्यूजिंग है। ठीक
ठीक है, ब्लैक टिन में टिन नहीं होता है, टिन ऑक्साइड होता है। अब जब ये टिन ऑक्साइड मिल गया हमको, तो हम अब इसका रिडक्शन करेंगे स्टेप नंबर 4 में। रिडक्शन जो होता है वो एंथ्रासाइट कोल मिला के होता है, कोयला मिला के करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें ब्लैक टिन अभी मिला है स्टेप नंबर 3 के एंड में रोस्टिंग करने के बाद, उसमें हम एंथ्रासाइट कोल मिलाकर और रेवर्बरेटरी फर्नेस में 1500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे। तो टिन जो है वो रिड्यूस करना शुरू कर देगा, ठीक है, कोल। और ये भी एक तरह से स्मेल्टिंग प्रोसेस है, क्योंकि रिडक्शन कार्बन से हो रहा है। आपको मैंने बहुत बार समझाया भी है कि कार्बन से रिडक्शन क्यों होता है, क्योंकि कार्बन का ग्राफ जो है वो एलिंगम डायग्राम में बहुत नीचे आ जाता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, तो ऑलमोस्ट कार्बन सबको रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 जो हो जाएगा, स्टेप नंबर 4 जो हो जाएगा वो होगा, स्टेप नंबर 4 क्या होगा, इन दिस स्टेप ब्लैक टिन is mixed with एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट भी कोयला ही होता है एक तरह का, ठीक है, एंथ्रासाइट भी जो है कोयला होता है, मिक्स्ड विथ एंथ्रासाइट, एक विच इज ऑफ कोर्स कोयला यानी कार्बन, ठीक है, एंड हीटेड टू about 1500 Kelvin in reverberatory furnace, अब ध्यान दें, इस बात का देना है कि अगर इसमें सिलिका इंप्योरिटी के रूप में पहले से मौजूद है, तो हमको थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड या लाइमस्टोन पहले मिला देंगे। लाइमस्टोन हीट करने पे CaO में चेंज कर जाता है, लाइमस्टोन इसमें फ्लक्स की तरह ऐड हो जाता है, ठीक है। वो क्या करता है मैं आगे बताऊंगा। तो एक चीज और ध्यान रखिए, एक तो पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या कि इफ सिलिका, इसको सिलिका कहते हैं, बालू है ना, सिलिका इज प्रेजेंट एज impurity, देन CaO, इनफैक्ट कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, वो हीट करेंगे तो CaO में चेंज आएगा, CaO is added as flux, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है, फ्लक्स के रूप में ऐड करते हैं, डालते लाइमस्टोन है, वो इतने हाई टेम्परेचर पे खुद ही टूटकर CaO और CO2 में चेंज कर जाता है। तो अल्टीमेटली कैल्शियम कार्बोनेट नहीं रिएक्ट करता, CaO रिएक्ट करता है, पर लेते लाइमस्टोन है फ्लक्स के रूप में। अब यहां पे रिएक्शन क्या होगा कि जो टिन है SnO2 वो कार्बन को पाकर है ना रिड्यूस कर जाएगा और CO2 निकल जाएगा। तो यहां पे आपको प्योर टिन मिल गया, ठीक है, प्योर तो नहीं उतना, रिफाइनिंग करनी पड़ेगी आगे चल के, ठीक है, टिन मिल गया। ऊपर से कभी कभी है ना ऐसा भी रिएक्शन हो जाता है कि ये SnO में चेंज कर जाए, ठीक है, SnO में चेंज कर जाता है और साथ साथ CO गैस निकल जाती है, ठीक है। अब ये जो SnO बना, ये SnO में उससे थोड़ा खतरनाक हो जाता है, यहाँ पे ये कभी कभी सिलिका से रिएक्ट कर जाता है। SnO जितना भी बनेगा वो सिलिका से रिएक्ट करके टिन सिलिकेट बना देता है और ये एकदम स्लैग के रूप में आ जाएगा और इसका लॉस भी हो सकता है। अगर ये स्लैग ऑफ किया आपने तो आपको टिन का लॉस हो जाएगा। तो ये चीज प्रिवेंट करने के लिए ही हमने फ्लक्स डाला है ताकि ये घटना ना घटे। अब अगर ऐसा हो जाएगा कि जो है टिन जो है मैक्सिमम तो टिन रिड्यूस कर जाता है, कुछ टिन ऑक्साइड में चेंज करते हैं और टिन ऑक्साइड जो है सिलिकेट के साथ रिएक्ट करके टिन सिलिकेट बना देता है, सिलिका के साथ रिएक्ट करके टिन सिलिकेट बना देता है। ये इससे हमारे टिन का जो है वो लॉस होने की संभावना होती है। तो यहां पे होता क्या है रिएक्शन, ये जो आपने कैल्शियम ऑक्साइड डाला है वो इससे रिएक्ट करने लगता है, SiO3 प्लस CaO, साथ में पहले से कार्बन मौजूद है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कैल्शियम सिलिकेट में बदल जाएगा, साथ में टिन बनेगा और साथ में CO गैस बन जाएगी। CO गैस उड़ जाएगी और ये चीज स्लैग के रूप में अलग हो जाएगी, स्लैग ऑफ कर जाएगी। तो आपको बेसिकली फिर से यहां पे टिन मिल गया। तो जो टिन का आपका लॉस होने वाला था, यहां पे जो टिन का लॉस होने वाला था वो टिन हमने फिर से रिकवर कर दिया। कभी कभी इसमें स्क्रैप आयरन भी डालते हैं, ठीक है, और स्क्रैप आयरन भी ये काम कर देता है जो कैल्शियम ऑक्साइड करता है, क्या कि आयरन जो है जो टिन सिलिकेट से रिएक्ट करता है SiO3 से और FeSi आयरन सिलिकेट के रूप में अलग हो जाता है और टिन आपको फिर से मिल जाता है।
ठीक है, टिन आपको फिर से, ठीक है, मिल जाता है। अब होता क्या है कि यहां पे क्या है, हमने ये स्क्रैप आयरन है, ठीक है, स्क्रैप आयरन है। तो मैं यहां पे लिखना चाहता हूं कि स्क्रैप आयरन डाला जाता है समटाइम्स स्क्रैप आयरन इज ऑल्सो एडेड एज फ्लक्स, ठीक है। और ऐसा करने से क्या होगा ना, जो ये फ्लक्स के रूप में आपने ऐड किया है, इससे होगा क्या, इज एडेड एज फ्लक्स, it displaces tin from its silicate and we recover the tin lost as silicate। जो सिलिकेट के रूप में टिन का लॉस हो गया था वो हमको यहां पे मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पे मिल जाएगा। अब होता क्या है, इसके बाद हम जब यहाँ पे हमें टिन ऑक्साइड आपका मिल गया है ना, यहाँ पे SN जो है आपको फाइनली टिन मिल गया है, तो हम फर्दर जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे। एक चीज और है, सिलिकेट मैंने कहा ना कि आपने इसको ऐड किया, आप यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड को यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जो ऐड किया है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक तो ये प्रिवेंट करता है कि टिन जो है वो सिलिकेट के रूप में ना निकल जाए, ठीक है, ना निकल जाए। दूसरी चीज, खुद भी कैल्शियम जो ऑक्साइड है वो सिलिकस इंप्योरिटी के साथ रिएक्ट करके खुद भी सेपरेट आउट कर जाता है, ठीक है। तो इस बात को भी ना आपको जानने की जरूरत है कि जो सिलिकेट है वो भी फ्लक्स के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता है। तो कभी कभी सिलिकेट जो है वो टिन रिएक्ट करेगा, तब भी हम टिन रिकवर कर लेंगे, और अगर सिलिकेट कैल्शियम ऑक्साइड से डायरेक्ट रिएक्ट करेगा तब तो वो सिलिकेट निकल जाएगा बाहर इंप्योरिटी के रूप में। तो यहां पे मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि द कैल्शियम ऑक्साइड ऑल्सो रिएक्ट्स विथ silicates and separates out as slag, ठीक है। तो होगा क्या, यहां पे ये रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो SiO2 जो सिलिकेट्स थे इनसे रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट बना देगा और ये स्लैग के रूप में अलग हो जाएगा, ठीक है, ये स्लैग के रूप में अलग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। तो मैंने आपको समझाया था कि रिवर्बरेटरी फर्नेस में जो सारी चीजें करने के बाद जो ब्लैक टिन मिला, उस ब्लैक टिन में हम क्या करते हैं, एंथ्रासाइट नाम का एक कोयला मिलाते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस में 1500 केल्विन तक हीट करते हैं और साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं ताकि सिलिकेट्स जो है वो सेपरेट हो जाए। अभी मैंने वो रिएक्शन बताया, टिन ऐसे रिकवर कर जाता है, ठीक है, रिकवर कर जाता है। अगर कोई टिन सिलिकेट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो भी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन से रिएक्ट करके फिर से रिकवर हो जाता है। कभी कभी हम स्क्रैप आयरन इसलिए डालते हैं कि जो भी टिन सिलिकेट बना है वो टिन डिस्प्लेस हो जाए आयरन से और हमें प्योर टिन मिल जाए। और इसके अलावा CO जो फ्लक्स है हमारा, जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स जो है सिलिकेट के साथ रिएक्ट करके स्लैग ऑफ भी कर जाता है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 5 की बात जहां तक है, स्टेप नंबर 5 में जो भी टिन आपको यहां मिला, ठीक है, यहां मिला चाहे यहां मिला, इस टिन की हम लोग रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग के बारे में मैं अगले लेक्चर में बात करूंगा। तो द टिन रिकवर्ड या टिन वी गेट इन step 4 is step 4 undergoes refining, ठीक है। तो ये रिफाइनिंग हो जाती है। तो यहां पे मैंने आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन बताया। आइए अब एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम देखते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमेटलर्जी से होता है। तो इसमें सिर्फ 3 ही स्टेप होंगे, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, फिर लीचिंग और फिर सीधा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होगा जिसमें ऑफ कोर्स रिफाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में जो इलेक्ट्रोमेटलर्जी यूज होती है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, वो ये है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है,
बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रोमेटलर्जी का वो ये है कि अगर हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी यानी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसका जो ई सेल आता है ना, जो कपल हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के लिए, उस सेल का ई सेल आप निकाल लीजिए। ये ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर ये पॉजिटिव आएगा तो जो भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रिएक्शन हो रहा है उसकी गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी और ई सेल का जो रिलेशनशिप है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा या पढ़ाया है ना, वो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल हो जाए। अब ध्यान रखिए कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो स्टैंडर्ड बैलेंस रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं वो एन होता है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये फैराडेज कांस्टेंट है, फैराडेज कांस्टेंट, और फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू ऑफ कोर्स 96484 या कूलम यानी अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम होती है फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू, और ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ई सेल जो है वो अगर पॉजिटिव आ गया तो नेट इस नेगेटिव की वजह से इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव आ जाएगी, और नेगेटिव आ जाएगी तो प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो भी हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं उसका ई सेल जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? द ई सेल ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल should be positive so that delta G becomes negative and reaction becomes spontaneous। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब याद रखिए, आइए तब इसका एक्सट्रैक्शन शुरू करते हैं। इसका जो मेन और बॉक्साइट होता है, मेन और एल्यूमिनियम का बॉक्साइट होता है, और बॉक्साइट जो होता है वो एक्चुअली Al2O3.2H2 होगा। तो ये जो मेन ओर है इसकी मेटलर्जी शुरू की जाए। इसमें 3 ही स्टेप होंगे। स्टेप नंबर 1 जो है, आप ओर को ले आइए और क्रश और ग्राइंड कर दीजिए, ठीक है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग कर दीजिए। तो स्टेप 1 में क्या होगा? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। याद रखिए कि ये जो स्टेप है, ठीक है, यहां जो इसकी मेटलर्जी है इसमें होता क्या है कि इस मेटलर्जी में रोस्टिंग या कैल्सिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमेटलर्जी है। रोस्टिंग कैल्सिनेशन वगैरह पायरोमेटलर्जी में होता है, ठीक है। तो यहाँ क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करने के बाद लीचिंग करते हैं। इसका लीचिंग बहुत फेमस है, मैंने जब लीचिंग टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ाया था तो इसके डिटेल में मैंने आपको डिटेल में बातचीत की थी इसके बारे में, ठीक है। एल्यूमिनियम की जो लीचिंग होती है ना, इसके नेक्स्ट स्टेप जो होगा बॉक्साइट की लीचिंग होगी, लीचिंग ऑफ बॉक्साइट। आपको मैंने पढ़ाया था ये 3 तरीके से होता है। अगर पहला तरीका जो है बेयर्स प्रोसेस है। अगर आपका बॉक्साइट रेड बॉक्साइट उसे कहते हैं जिसमें है ना फेरस इंप्योरिटीज होती है और साथ साथ सिलिका होता है, ठीक है। तो बेयर्स प्रोसेस वहां यूज होता है लीचिंग के लिए। अगर जो रेड बॉक्साइट है उसके लिए एक और प्रोसेस यूज होता है जिसको हम लोग हॉल्स प्रोसेस कहते हैं। अगर बॉक्साइट व्हाइट है तो हम सरपेक प्रोसेस यूज करते हैं। ये मैंने सब पढ़ाया आपको डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में। सरपेक्स प्रोसेस जो है यूज किया जाता है अगर व्हाइट बॉक्साइट मतलब उसमें आयरन इंप्योरिटी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बालू होगा, सिलिकस इंप्योरिटीज होंगी, ठीक है। तो उसको हम लोग सरपेक प्रोसेस से यूज करते हैं। अब स्टेप नंबर 3 पे आया जाए। अब जब हमने यहां पे ट्रीट कर लिया, ओर की ड्रेसिंग हो गई, तो स्टेप नंबर 3 शुरू होगा। यहां पे डायरेक्ट आप रिडक्शन करेंगे और वो भी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे आप चीजों को कैसे? इस फेमस इस प्रोसेस को, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम को हम हॉल हेराल्ड प्रोसेस कहते हैं। हेराल्ड्स प्रोसेस कहते हैं, हॉल हेराल्ड प्रोसेस कहा जाता है। इस पे करते क्या है, हम एक ऐसे आप एक कंटेनर ले लीजिए और इस कंटेनर में यहां पे ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन है, ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन कर दिया मैंने। और
इसमें यहां पे ग्रेफाइट लगा दीजिए। ये सब इनर लाइनिंग जो है वो ग्रेफाइट की है ताकि कंडक्शन हो सके। दिस इज ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट है। और ये मेरे ख्याल से जो है कैथोड की तरह काम करेगा, एक्ट एज कैथोड। अब क्या करते हैं इसमें ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन है, यहां से इसका और इसका कनेक्शन नहीं है। ये एक कॉपर का क्लैंप है, ये कॉपर से बना है। दिस इज कॉपर और इस कॉपर के क्लैंप में इस तरह से क्लैंप है ये, इस क्लैंप में ग्रेफाइट के रॉड्स हैं, ये ग्रेफाइट है, ठीक है। तो ये कॉपर है, कॉपर है, और ये कॉपर का क्लैंप है। दिस इज कॉपर क्लैंप है। और ये चीज जो है यहां जो लगी हुई है ये ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट है। तो ये ग्रेफाइट है, कॉपर क्लैंप, कॉपर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऐसे कई सारे क्लैंप इसमें लगे रहते हैं। क्लैंप लगे हुए हैं इसमें, ग्रेफाइट है इसमें। और इसमें क्या करते हैं, अब इसमें आप ये ग्रेफाइट रॉड्स इसमें डूबे हुए हैं। यहां पे आपका मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है मतलब क्या, इसमें Al2O3, साथ में क्रायोलाइट और साथ में फ्लोरोस्पार, ठीक है। ये चीज क्रायोलाइट कहलाती है, इज कॉल्ड क्रायोलाइट, और इसको फ्लोरोस्पार कहते हैं। फ्लोरोस्पार जो है डाला गया है, ये मोल्टन स्टेट में है। और इस कॉपर अच्छा, ये जो कॉपर ये है, ये आपका एनोड की तरह काम करना शुरू कर देगा। अब आप क्या करिए, इन दोनों को, ठीक है, आपस में कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए और यहां से आपको बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। ये लोड है, ठीक है, लोड है। अब होता क्या है, लोड नहीं है, यहां पे आप जो है बैटरी जो है लगा दीजिए ताकि इलेक्ट्रोलिसिस हो सके, पॉजिटिव टर्मिनल जो एनोड है इसमें पॉजिटिव हो जाएगा और कैथोड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये एनोड जो है कैथोड नेगेटिव और एनोड जो है पॉजिटिव हो जाएगा। उल्टा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उनसे चीजें साइंस उल्टा हो जाता है। यहाँ पे एनोड उसे कहते हैं जहां ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड उसे कहते हैं जहां पे रिडक्शन होता है। तो ये पूरी चीज है, बल्कि इसमें जो है थोड़ा सा ये इस पे चीजें जम भी जाएंगी, फ्रोजन हो जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये फ्रोजन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इट विल बी फ्रोजन इलेक्ट्रोलाइट है ये। अब होता क्या है, पहली बात, ठीक है, तो ये इसका पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब इसमें होता क्या है कि हम जो क्रायोलाइट मिक्स करते हैं, ठीक है, जो क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार मिक्स करते हैं, वो क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इन दोनों से एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और एल्यूमिनियम का बहुत लो होता है। इसको समझिएगा, अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, एल्यूमिनियम का लो होता है, तो जब ये इसका मेल्टिंग पॉइंट इस एल्यूमिनियम के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होता है। तो जब आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मेल्ट करेंगे और अगर वो एल्यूमिनियम में चेंज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट हाई लो होने की वजह से वो वेपराइज कर जाएगा। तो पता चला आपने यहां एल्यूमिनियम रिड्यूस किया और सारा वेपराइज कर जाएगा, तो आपको एल्यूमिनियम का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है एल्यूमिनियम के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाए, इसके लिए हम ये मिक्स करते हैं, ये चीजें मिक्स करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, इनके यहां होने से है ना, नंबर ऑफ आयंस भी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बढ़ जाते हैं और आयंस बढ़ने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो केमिकल जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस है वो थोड़े से फास्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार इज मिक्स्ड, इनको इसलिए मिक्स करते हैं, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार आर मिक्स्ड टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, आर मिक्स्ड टू, इसको साफ साफ और अलग से लिख देता हूं, बल्कि मैं इसको इधर लिख देता हूं,
ये फ्लोरोस्पार और क्रायोलाइट जो है वो मिक्स होते हैं ताकि क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार is mixed in bauxite to increase its conductivity and decrease its melting point. ध्यान दीजिएगा, अपने मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए इनको मिक्स किया जाता है। अब यहां पे होगा क्या, अब यहां पे होता है, अब यहां पे क्या होता है कि ये तो हो गया। अब देखिए इसके अंदर रिएक्शन क्या होंगे, एनोड पर क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। एनोड पर होगा, एनोड पे अब यहां देखिए, यहां पे एल्यूमिनियम जो मॉल्टन स्टेट में टूट जाएगा, एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन में टूट जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ऑक्साइड आयन जो है, कार्बन, ये ऑक्साइड आयन जो है वो यहां पर ये ऑक्साइड आयन जो है वो इस कार्बन से, एनोड के कार्बन से रिएक्ट करेगा। याद रखिए ये भी ग्रेफाइट है, तो ये भी ग्रेफाइट है और ये जो ग्रेफाइट की ही का बर्तन बना हुआ, बर्तन में ऑफ कोर्स पीछे कुछ और होगा, लोहा होगा, लेकिन अंदर कार्बन की लाइनिंग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ग्रेफाइट लाइनिंग है, ग्रेफाइट लाइनिंग है। तो होगा क्या, ये जो ऑक्साइड है ये इस कार्बन से रिएक्ट करेगा और ऐसे रिएक्ट करेगा, कार्बन प्लस ऑक्साइड चेंजेस इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, वो एक अलग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा, इसमें दो पैरेलल के इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस रन करते हैं। और ये जो एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम इस अच्छा, अब यहां पे क्या हुआ, ऑक्साइड इस ग्रेफाइट से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो बनी वो तो बुलबुला करके उड़ जाएगी और ये छोड़ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल करके, ऐसे ट्रेवल करके, ये भी कनेक्टेड होगा, ट्रेवल करके यहां पहुंचे और एल्यूमिनियम उनको उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्शन बैलेंस करना होगा, तो कैथोड पर रिडक्शन होगा और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन पाकर एल्यूमिनियम में रिएक्टिव चेंज कर जाएगा। अब यहां होता यह है, इसको बैलेंस कर लीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो एक रिएक्शन बन जाएगा यहां पे। तो जहां भी जितना भी ये जो ऑक्साइड है, यहां के ग्रेफाइट कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है सेल के थ्रू होकर इधर पहुंचेंगे और एल्यूमिनियम उन इलेक्ट्रॉन को पाकर रिड्यूस कर जाएगा। आप इसको बैलेंस करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, 3C प्लस 3 ऑक्साइड प्लस ट्वाइस एल्यूमिनियम। ये तो 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन कट जाए, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, और यहां पे ट्वाइस Al प्लस 3 चेंजेस इनटू Al प्लस CO, ट्वाइस Al और थ्राइस CO, ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको और अच्छे से लिख सकते हैं आप, थ्राइस कार्बन प्लस ये Al2O3 हो जाएगा, ये O3 Al2 चेंजेस इनटू ट्वाइस एल्यूमिनियम प्लस थ्राइस CO, ये आपका नेट रिएक्शन आएगा यहां पे। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में आपको एल्यूमिनियम रिड्यूस करने पे मिल जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि यहां पे एक और रिएक्शन होता है पैरेलली, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दोनों रिएक्शंस पैरेलली होते हैं और दोनों रिएक्शन से आप एल्यूमिनियम को ना रिड्यूस करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो है ऐसा भी होता है, यहां पे एनोड पे कार्बन प्लस 2O2 चेंजेस इनटू CO2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे वही रिएक्शन होगा जो हो रहा था, एल्यूमिनियम प्लस 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू एल्यूमिनियम। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4 से, तो नेट रिएक्शन आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आ जाएगा 3C प्लस 6O2 माइनस प्लस 4 एल्यूमिनियम आयन चेंजेस इनटू थ्राइस CO2 प्लस 4 एल्यूमिनियम, या 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 CO2, ठीक है, और ये 12 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। और बल्कि ये 4 एल्यूमिनियम और 6 ऑक्साइड मिलके मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहां पे, ट्वाइस Al2O3 बनाएंगे। तो इस दोनों रिएक्शंस में फर्क क्या है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पर दोनों में आपको एल्यूमिनियम जो है मिल जाता है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम मिल जाता है। तो
तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके एल्यूमिनियम है ना निकाल लेते हैं। मैं फिर बताऊं आपको, हॉट लाउड प्रोसेस में हम लोग क्रायोलाइट फ्लोस्पार मिलाते हैं ताकि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाए, और यहाँ पे जो ये चीजें टूटती हैं वो मेल्टिंग पॉइंट से डिक्रीज करते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी हाई होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे ये मेल्ट करेगा और एल्यूमिनियम बनेगा, वो सारा एल्यूमिनियम जो है वेपराइज कर जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कैथोड पर एल्यूमिनियम बन रहा है, ये कैथोड है, तो यहां पे जैसे ही एल्यूमिनियम बना, ये एल्यूमिनियम यहीं पर डिपॉजिट होने लगता है और यहां से आपको एल्यूमिनियम प्योर मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। तो आज इस लेक्चर में, इसके बाद इस स्टेप के बाद, स्टेप नंबर 3 के बाद फिर आप एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग करते हैं, जो रिफाइनिंग के लिए मैंने कहा है कि मैं अगले लेक्चर पे उस पर बातचीत करूंगा। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं लास्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी, जिसको हम रिफाइनिंग कहते हैं। उसके डिटेल में जाएंगे और जितने प्रोसेसेस होते हैं उस पर बातचीत करेंगे। मेटलर्जी की जहां तक बात है, यहां पे मैंने सारी तरह की मेटलर्जी आपको पढ़ा दी है। ठीक है, तो अब इसके बाद कोई भी मेटलर्जी बचती नहीं है जो इस लेवल पे हो, इस लेवल पे हो। अब इसके बाद हम रिफाइनिंग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।